प्रिय दोस्तों, मंच के साथियों और सब कार्यकर्ताओं, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ आकर एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आज जिस राजनीति का मुकाबला करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, उसके लिए जिस प्रकार के सब लोगों को मिलकर संघर्ष करने की ज़रूरत है, आज की मीटिंग को मैं उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम करके देखता हूँ। ये हमारे प्रगतिशील लोगों के बीच में विचारों का मतभेद होता है, होना भी चाहिए, पर जब हमारा कोई एक सामान्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य के खिलाफ अगर लड़ने में हम साथ नहीं आ सके तो मेरा विश्वास कीजिए कि हम लंबे समय तक अंधकार के युग में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो प्रक्रिया यहाँ शुरू हो रही है ये चलती रहेगी और हर प्रगतिशील संगठन को, दोस्तों को, मित्रों को एक कड़ी में जोड़ती जाएगी ताकि हमारी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़े। खैर, अब इसके साथ मुद्दा आ गया कि आज़ादी के आंदोलन में अल्पसंख्यकों का योगदान। तब इसमें मेरे सामने मुझे टॉपिक दिया गया तो दो मुद्दे खड़े हो गए कि आज़ादी का आंदोलन क्या था, हमें आज़ादी कब मिली। अब उसमें भी नया नया आ गया। आप तो देखते हैं कि अभी बहुत एक्सपर्ट आ रहे हैं, कई बोल रहे हैं 2014 में आज़ादी मिली। खैर, मैं मानता हूं कि हमें आज़ादी मिली 1947 में। हमारी गुलामी क्या थी? गुलामी का पीरियड भी अभी आपको याद दिला दूं। आपके प्रधानमंत्री जी जब वो पहली बार आए थे पार्लियामेंट में शपथ लेने, तो उन्होंने पार्लियामेंट को नमन किया, पर अपने भाषण में बोला 1200 साल की गुलामी के बाद हमें आज आज़ादी मिल रही है। मतलब क्या कि यहाँ जो पहले मुसलमान राजा, हिंदू राजा तो अपने हैं, मुसलमान राजा जो थे वो हमारे गुलामी का पीरियड है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, गुलामी को समझ लीजिए। गुलामी क्या होती है? राजाशाही ये गुलामी का पीरियड नहीं है। राजाशाही है। गुलामी का पीरियड चालू होता है अंग्रेजों के आने के बाद। तो फर्क क्या है? कई मुसलमान राजा दिल्ली से, आगरा से, बीजापुर से राज करते थे और अंग्रेज राज करते थे। फर्क क्या है? मुख्य फर्क ये है, जो मुसलमान यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए, यहीं राज किया, यहीं शोषण किया, इसी मिट्टी में खाक हो गए। और अंग्रेजों का क्या है? रहा उनका हेड ऑफिस लंदन में, राज किया हमारे ऊपर, अत्याचार किया हमारे ऊपर और हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। अब आप ये भी कहेंगे कि मुसलमान राजा भी संपत्ति को लूट कर ले गए। ये गलत है। कुछ मुसलमान राजा संपत्ति को लूट कर ले गए। एक और लाइन ऐड कर दूं कि ज्यादातर राजा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन छोड़ दो, ज्यादातर राजा अपने राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। बुरा मत मानिएगा। अपने महान छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी फौज सूरत पर लूटमार करने गई थी, यस नो? कलकत्ता लूटमार करने गई थी, यस। अब हो सकता है महमूद गजनवी, महमूद गौरी आए, लूट कर चले गए, पर उसके बाद जो राजा आए वो यहीं रहे। और क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर राज्य किया? ख्याल कीजिएगा। इसमें मैं दो किताबों का आपको उदाहरण दूंगा, जरूर आपने देखना चाहिए। एक है महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और दूसरी है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोनों भारत की महानता का वर्णन करते हैं, साथ साथ गांधी ये भी करते हैं कि मुसलमान राजा का मतलब ये नहीं था कि हिंदू लोगों पे ज्यादा अत्याचार करे, हिंदू राजा का ये मतलब नहीं था कि वो मुसलमानों पे ज्यादा अत्याचार करे। और ये प्रशासन भी मिला जुला होता था। याद रखिए, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की जब आप बात करते हैं तो आपको उन्हीं के साथ मौलाना हैदर अली की भी बात करना पड़ेगा।
वो कौन थे? उनके सबसे बड़े एडवाइजर थे। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे तो उनके वो 12 सेनापतियों की भी बात करना पड़ेगा, जो उनकी नेवी के इंचार्ज थे, जो उनके तोपखाने के इंचार्ज थे, जो बाकी सब लोग थे। ये मिला जुला अपने शिवाजी महाराज के बारे में कह रहा हूं। और यही बात थोड़ा सा एक उस राजा के बारे में बात कर दूं। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अपने प्रधानमंत्री जी 5-6 डिजाइनर ड्रेसेस में पूजा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। याद है आपको? डुबकी तो मैंने भी लगाई थी, पर मैंने अंडरवेयर में डुबकी लगाई थी। अब यहाँ 5 सुंदर डिजाइनर ड्रेस और आरती की जा रही है, कहा गया, और साथ में शिवाजी और औरंगजेब को जोड़ दिया गया। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए बीच में आ गया, पर उसको मैं जोड़ रहा हूँ, सब विषय से जोड़ रहा हूँ। तो औरंगजेब की तो बात की गई, पर औरंगजेब के साथ शिवाजी की बात की गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर जब औरंगजेब की बात की गई तो ये नहीं बताया गया कि शिवाजी महाराज से औरंगजेब की तरफ से जो मुठभेड़ करने आता था, वाटाघाटी करने आता था, लड़ाई करने आता था, उसका नाम था राजा जय सिंह। कभी प्रधानमंत्री जी आपको मिले तो बता देना कि औरंगजेब के दरबार में भी बहुत सारे हिंदू राजा थे। वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, वो अपनी सत्ता के लिए थे। और राजा, एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में, अंग्रेजों की गुलामी पे आने के बारे में लास्ट पॉइंट, हमारे दिमाग में जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि राजा हिंदू वर्सेस मुसलमान, गलत है। हिंदू मुसलमान राजा साथ होते थे, हिंदू मुसलमान गरीब किसान साथ होते थे। किसान एक तरफ, राजा जमींदार दूसरी तरफ। इस बात को ख्याल कीजिए। और आज इस विषय पर बोलने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि हमारे दिमाग में डाला गया है कि ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान विदेशी हैं, वगैरह वगैरह। तो आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान को याद करने की ज़रूरत हमको आन पड़ी है। तो खैर, मैं 2-3 चीज़ों के आधार पर बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ बहुत सारे परिवर्तन आए। बहुत सारे परिवर्तनों में इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जिसको मैं मजाक में कहता हूँ रेल, मेल, जेल, ये 3 प्रकार के परिवर्तन आए। और उसी के साथ 2 और बड़ी चीज़ें आई। एक थी दलितों के बीच में शिक्षा। मैं आयोजकों का इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मीटिंग ऐसी रखी कि 2 व्यक्तियों को याद करना पड़ रहा है जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। और ये भी देश के निर्माण में बहुत बड़ा काम था। आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं था, याद रखिए, आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं था। उसका यह भी मतलब था कि समाज में जो गैर बराबरी है, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, वो भी दूर होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं, और वह सावित्रीबाई फुले। आपने कहा महिलाओं का आज़ादी में योगदान, तो शुरुआत रखिए सावित्रीबाई फुले से। और मेरा विषय है अल्पसंख्यक। सावित्रीबाई फुले लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं, वेरी गुड। पर उनके स्कूल की पहली शिक्षिका कौन है? उनका नाम है फातिमा शेख। यहां से शुरुआत हो गया अल्पसंख्यकों का योगदान। ये कोई इस प्रकार से अलग सी बात नहीं थी। खैर, फिर दूसरी बात चालू होती है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के राजनीतिक प्रवाह हैं। और इन प्रवाह, आजकल तो हम केवल देखते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, पर यह प्रवाह में हिंदू मुस्लिम नहीं था। सारांश में बता रहा हूं, एक तरफ वो थे जो आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, आधुनिक भारत का सपना देखना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना चाहते थे। 3 मेरे प्रतीक, शहीद भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। और अब आगे देखिएगा, अब मैं 4 नाम ले रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उभरते वर्गों के बीच में से आए नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जब आप चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं तो अशफाकुल्लाह को भी देखते हैं,
भगत सिंह के संगठन में भी कितने मुसलमान थे, बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को सपोर्ट करने वाले भी कितने मुसलमान थे। और कांग्रेस के अंदर तो जब मैंने मौलाना आज़ाद का एक प्रतीक दिया है, उसका मतलब ये है कि यहाँ के जो आम मुसलमान थे वो आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे। समाज का मुख्य विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं था। समाज का मुख्य विभाजन था उभरते वर्ग जो नए भारत का सपना देखना चाहते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय के आधार पे, और वो लोग जो धर्म के नाम पर पुराने मूल्यों को लाना चाहते हैं। तो इसमें 3 मैंने इधर से कह दिया और 3 मैं इधर से भी कह देता हूं। और उसमें शुरुआत में केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में कुछ उच्च वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ गए और 3 संगठन बने जिन्होंने धर्म के कपड़े पहनकर राजनीति का खेल खेला। धर्म के कपड़े पहनकर राजनीति का खेल खेला। पहले व्यक्ति हैं मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम मुस्लिम। अरे बोलिए, आप भी बोलिए, मेरे को अकेले क्यों बोल लेते थे। फिर दूसरे वो अपने जिसको अपन बोलते हैं, कुछ लोग उनको वीर बोलते हैं, कुछ लोग उनको माफी वीर बोलते हैं। क्या नाम है? सावरकर। कौन सी पार्टी है? हिंदू महासभा। शुरुआत कहां से होती है हिंदू महासभा की? आम गरीबों से, आम अशिक्षित लोगों से? गलत। राजा, जमींदार, वहां से उनकी शुरुआत होती है। उस विचारधारा को लेकर चलती है। और तीसरा संगठन जिसके खिलाफ आपको काम करने का बहुत ज़रूरत है, जिसकी आलोचना करना आसान है पर मुकाबला करना मुश्किल है, जो पहले खाकी चड्डी पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं, क्या नाम है? हिंदू राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये जो लोग थे ये संभ्रांत तबकों के थे। और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि कई बार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा चोर चोर मौसेरे भाई इन्होंने मिलकर सरकारें बनाई थी सिंध में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बंगाल में, क्योंकि उनके मूल्य एक सरीखे थे। मूल्य क्या थे? कि हम तो जमींदार हैं, ये किसान हमारा गुलाम है, ये मेहनत करेगा, उसका पेट खाली रहेगा और हम समृद्धि से जिएंगे। फर्क यहां है। तो इस तरफ जमींदारी सोच के व्यक्ति और इधर तरफ आम सोच के व्यक्ति। हम मान के चलते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि हो, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया शुरुआत में मुस्लिम लीग में केवल अपर वर्ग क्लास के लोग थे, और बाद में जब 1937 में असेंबली में वोटिंग हुई तो उस समय वोट का अधिकार भी सीमित था। वोट का अधिकार सबके लिए नहीं था। जो बाबा साहब ने कहा 1 पर्सन 1 वोट, वो नहीं था। वोट कौन दे सकता है? जो शिक्षित है। वोट कौन दे सकता है? जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो वो लोग ज्यादातर वोट देते थे और उसके आधार पे मुस्लिम लीग आती थी। एक बार 1937 के चुनाव में जब मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी हार मिली तो उनके एक मेंबर ने कहा, हम गरीब मुसलमानों की बात तो उठाते नहीं हैं, उनके रोजी कपड़ा की बकान, उनके गरीबी की बात हम उठाते नहीं, तो लोग मुसलमान हमको वोट क्यों देगा? मुस्लिम लीग ने कहा वो हमारा मामला नहीं है, ये जो लोग हैं ये इसी लायक हैं, मुस्लिम लीग तो अपने आधार पे बनी रही है। तो पहले याद रखिए, मुस्लिम लीग सब लोगों का प्रतिनिधि, सब मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं थी। समाज के केवल चंद तबके जो ऊपरी वर्ग के थे वो उनका प्रतिनिधित्व करती थी। और उसकी भी एक मजेदार कहानी बताता हूं। पहले काशी का राजा, ढाका का नवाब साथ साथ थे, दोस्ती, दोनों राजा थे, एक तरफ थे। और 1906 में अंग्रेजों ने अपनी एक चाल चली, फूट डालो और राज करो की नीति के चलते। तो ब्रिटिश वाइसरॉय एल्फिस्टन, उसने मुस्लिम लीग के लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए और मुझसे बात कीजिए। तो ये आगा खान के नेतृत्व में मुसलमान नवाबों और राजाओं का एक डेलीगेशन गया, वो लॉर्ड एल्फिस्टन को मिला। तो लॉर्ड एल्फिस्टन ने कहा, आप
मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। जरा सोचिए, मैं चाहता हूं आप सोचेंगे, क्या राजा नवाब लोगों का प्रतिनिधि होता है या लोगों का शासक होता है? एक शब्द में जवाब, प्रतिनिधि या शासक? शासक। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उनको कहा, आप तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, आप बताइए आपके लिए क्या किया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, आपको ये स्टेटस दे दिया। और वहां से हमारे दिमाग में आइडिया आ गई कि भाई मुस्लिम लीग यानी आम मुसलमानों का प्रतिनिधि है। पर मेरा विश्वास कीजिए कि गरीब मुसलमान, आम मुसलमान, ये ज्यादातर आज़ादी के आंदोलन के साथ था, गांधी के साथ था। और उसकी दो प्यारी कहानियां मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आपने सुना होगा, सरहदी गांधी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या नाम था उनका पहले, सरहदी गांधी का, जो भी नाम हो, खान अब्दुल गफ्फार खान। थैंक यू वेरी मच। अब खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर। वैसे ही हम समझते हैं पठान लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, क्योंकि हमको अफजल खान की कहानी सुनाई जाती है ना कि अफजल खान तो ऐसा करता है, तो इन्हें सब पठान अफजल खान जैसे होते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर। और जब पार्टीशन की बात हो रहे थे तो अपने पिता बापू के पास आते हैं। जब उनको पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में डाला जा रहा है, तो वो कहते हैं, बापू आप हमारे साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, आप हमें किन भेड़ियों के सामने फेंक रहे हैं? अगर आप हमको भारत में नहीं रखना चाहते तो आप वेस्ट इंडिया बना दीजिए। सोचिए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया में हमको रखिए, नहीं तो वेस्ट इंडिया बना के हमको इंडिया का पार्ट रखिए। और ये मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिनिधि खान अब्दुल गफ्फार खान कह रहा है। दूसरा, एक और सवाल पूछता हूं आपसे, बताइए उस व्यक्ति का नाम जो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, उस व्यक्ति का नाम जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, उस व्यक्ति का नाम जिसके नेतृत्व में यहाँ की IITs, ललित कला एकेडमी, साहित्य नाटक एकेडमी और बाकी सब सांस्कृतिक चीजों का विकास हुआ। नाम याद है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति। और वो यहाँ के बरेलवी के मौलाना हो, देवबंद के मौलाना हो, ये सब मानते थे कि भारत इसी प्रकार से रहना चाहिए, इसके टुकड़े नहीं होना चाहिए। अब अंतिम बात, अब ये पार्टीशन की बात जो होती है, इसके लिए दो लोगों को दोषी ठहराया जाता है। एक तो महात्मा गांधी। आजकल तो महात्मा गांधी के बारे में व्हाट्सएप पे इतनी चीज़ें आती हैं कि लगता है उनसे कोई खराब व्यक्ति होगा ही नहीं। वो अंग्रेज़ों के दलाल थे, पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दिया। अब मैं उस पर जाता नहीं हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ों को वीडियोस के माध्यम से देखेंगे और सही विचारों को समझेंगे। तो खैर, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ जिन्ना को इसका दोषी ठहराया जाता है। अपने जो ये आपने कहा था ना, क्या नाम उनका, वीर क्या, हाँ, वीर ने जब उनको विदाई दी थी ना, वो जिसने 3 गोलियां चलाई, महात्मा गांधी, हाँ, उनकी लिस्ट में 3 नाम थे। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सूरावर्दी मुसलमानों का बड़ा लीडर था। तो वीर साहब के वो इंस्ट्रक्शन थे कि इन 3 लोगों को खत्म करना है। खैर, अब वास्तव में पार्टीशन का जो जिम्मेदार है वो है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। और फिर से मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए, भारत में 2 राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, 2 नेशन थ्योरी। ये सबसे पहले किताब में किस व्यक्ति ने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर. आपले वीर सावरकर त्यांनीच म्हटलं इथे 2 राष्ट्र आहेत, मुस्लिम राष्ट्र आणि हिंदू राष्ट्र. और इसी बात को लेकर आगे चले भाई परमानंद बोले बिल्कुल ठीक है, यहाँ 2 राष्ट्र हैं तो हमको अलग राष्ट्र का दर्जा दो, हम हिंदू यहाँ मेजॉरिटी हैं, हम उनके सबऑर्डिनेट क्यों रहे, हमको अलग राष्ट्र चाहिए. और मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में मुस्लिम लीग में कॉन्फ्रेंस में ये प्रस्ताव पास कराया कि हम मुसलमान अलग हैं, हमको हमारा सब कुछ अलग है, हमको अलग राष्ट्र देना चाहिए. अब मुस्लिम लीग में कौन था मैंने आपको बता दिया, याद रहेगा?
मुस्लिम लीग में सब मुसलमान थे कि सब भ्रांत मुसलमान थे? सब भ्रांत। थोड़ी कठिन हिंदी है, मेरे लिए भी कठिन है, इसलिए समझ जाइए। उच्च वर्ग के मुसलमान थे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कराया मार्च में, अप्रैल में एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आपको पता नहीं है, यही तो है हमारा इतिहास। और उसको करवाने का नाम है, वाले का नाम है अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श सुमेरू, जो सिंध के प्रीमियर थे, उन्होंने 5 हफ्ते के अंदर आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें देश के सभी गरीब तबकों के मुसलमान आए। और ख्याल रखिए, खास तौर से मुस्लिम लीग में औरतों की सदस्यता नहीं थी। एक और संगठन है ना जिसमें मुस्लिम औरतों की सदस्यता नहीं होती, RSS। वेरी गुड, आपको तो काफी कुछ पता है। एनीवे, खैर, तो मुस्लिम तो अल्लाह बख्श ने कहा इस कॉन्फ्रेंस में 5000 औरतों के लिए जगह रिजर्व रखी जानी चाहिए। याद रखिए इस बात को। और वो प्रस्ताव पास करते हैं। वो प्रस्ताव क्या पास करते हैं कि पाकिस्तान की मांग हम गरीब मुसलमानों के लिए आत्महत्या करने के समान है। हम इसका समर्थन नहीं करते। पूरे यूनानिमस प्रस्ताव पास हुआ आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कि हम पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। पर यह बात हम तक नहीं आती। जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग ये हम तक आती है। और अल्लाह बख्श का नाम आप में से कितनों ने सुना था आज के पहले, तो मैं उसका बहुत धन्यवाद करूंगा और अपनी तरफ से आधा कप चाय भी आपको पिला दूंगा मेरी औकात के हिसाब से, ठीक है। अब ये बात है। और इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट होने वाले, उस समय आप दिल्ली का वर्णन पढ़िए। शमसुल इस्लाम की एक किताब है आज़ादी के आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का योगदान, पढ़िए। इतनी सुंदरता से वो वर्णन करते हैं इस कॉन्फ्रेंस का कि दिल्ली, जैसे आपने इस हाल को सजाया है, पूरी दिल्ली सजा हुआ था। और उस समय वहाँ के जो विद्यार्थी थे, जो दूसरे धर्मगुरु वगैरह थे, मुस्लिम धर्मगुरु, सब ने बड़े जोश से इसमें हिस्सा लिया और इस बात को रेखांकित किया कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। हम गरीब मुसलमान, ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि वो सब देख रहे थे मुस्लिम लीग में ज्यादातर जमींदार हैं, और वही जमींदार जो गांव में उनका शोषण कर रहे थे, वही राजा जिनके राज्य में उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसका पूरा पूरा विरोध था। तो दोस्तों, ये एक बात के साथ साथ इस बात को भी याद रखिए कि हमने इतिहास में जो देखा, इसको जरूर याद रखिएगा। आजादी का आंदोलन क्या है? क्या शिवाजी महाराज का औरंगजेब से लड़ना ये आजादी का आंदोलन है? गलत। ये 2 राजाओं की लड़ाई है। क्या राणा प्रताप का अकबर के खिलाफ लड़ना आजादी का आंदोलन है? गलत। थोड़ा सा अंत में मेरा फेवरेट विषय आ गया, तो एक बार इसी लड़ाई के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अकबर, राणा प्रताप अभी बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीकों में राणा प्रताप सबसे आगे हैं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब मैं जाता हूं हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हो रही है। एक तरफ अकबर की फौज, एक तरफ राणा प्रताप की फौज। और जब मैं देखता हूं अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। राजाओं को छुट्टी लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। वो खुद नहीं आए तो उनके बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह के साथ मुसलमान सिपाही, हिंदू सिपाही। तो बताइए, राजा अकबर की फौज में हिंदू मुसलमान दोनों हैं, यस नो? अब इधर महाराणा प्रताप के पास आता हूं। महाराणा प्रताप की सेना में उनके एक बड़े जनरल हैं, उनका नाम है हकीम खान सूर। ख्याल से नोट कीजिएगा, क्या नाम है? हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? अंतिम पॉइंट, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस? दोनों तरफ मुसलमान है? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। इसी बात को याद रखिएगा। और याद रखिए, आजादी का आंदोलन यहाँ के आम लोगों ने लड़ा। उसमें संभ्रांत वर्ग के लोग, धर्म के नाम के राजनीति वाले लोग इससे दूर रहे। इसीलिए आजकल वो अलग अलग र्यूमर्स बढ़ा रहे हैं। वो तो आपको पता होगा ना, छोटी लकीर बड़ी लकीर।
अब वो तो लकीर भी नहीं है, वो तो बिंदु है, तो उसको बड़ी लकीर कैसे करना? तो बड़ी लकीर जो है गांधी की, नेहरू की, पटेल की, मौलाना आज़ाद की, उस लकीर पर रबर लगाकर उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ है तो इसको आप डिटेल में देखिएगा। आज़ादी का आंदोलन अपने आप में हमें इतनी चीज़ें सिखाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। नंबर 1, जैसे हमारे मित्र कह रही थी, महिलाओं का योगदान, सावित्रीबाई फुले से लेकर सरोजिनी नायडू और आखिर में अरुणा आसफ अली तक देखिए, महिलाओं का योगदान। नंबर 2, आम लोगों का आज़ादी के आंदोलन से जुड़ना। 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 सिविल डिसोबीडियंस, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट और उसी के साथ दांडी मार्च। सब आम लोग उसमें जुड़े, खास लोग धर्म की चोला पहनकर अलग से राजनीति कर रहे। और आज इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, जिन्हें आम लोगों के सवाल से कोई लेना देना नहीं है, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, जो मंदिर मस्जिद गाय लव जिहाद के पीछे पड़े हैं, उन्होंने हमारे मन के अंदर बहुत नफरत फैला के रखी है। और ये नफरत का जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते, समतामूलक समाज को नहीं बना सकते, भारतीय संविधान के मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।